हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और कैसी है आपकी सबकी हेल्थ वगैरह की कैसी है। थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। हमने पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल के जो 3 हिस्से थे वो तीनों हिस्से हमने पढ़े थे पाषाण काल में। उसके बाद हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी, है ना। हमने पढ़ा था आपका कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या चीज़ों के द्वारा आपका वो आपकी सिंधु घाटी थी वो आपकी ख़त्म हो गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में मैंने आपको ये बताया भी था, वो पहली स्थिति थी जब मानव सभ्य हुआ था, है ना। फर्स्ट कंडीशन थी जब आपका ह्यूमन जो है वो सिविलाइज हुआ था। उससे पहले भी मानव हुआ करता था, लेकिन मानव जो सभ्य हुआ वो पहली बार सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ। और उसके आसपास की मैंने आपको 4 सिविलाइजेशन बताई थी। आपको मैंने बताया था आपको नील नदी के किनारे आपकी सिविलाइजेशन थी। नील नदी के किनारे जिसे मिस्र की बोल सकते हैं, मेसोपोटामिया की एक सिविलाइजेशन थी। चाइना में हुआंगो नदी के किनारे सिविलाइजेशन थी। तो ये आपकी पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थी, ये पुरानी सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। ये आइडिया मैंने आपको पिछली बार दिया था। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि भाई जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका हुआ करता था एक अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब एक शहरीय व्यवस्था थी, वो एक नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ हमने कवर करी थी। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। तो अपना वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं बोलना चाहूँगा कि किसी ने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च करें। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी पुराने वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी पुराने लिंक के थ्रू पुराने वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं। वैदिक पीरियड में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। हमने देखा था अभी तक कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में आपका कैसे हुआ, है ना। कैसे आपकी वो सभ्यता आपकी बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी और वो विकसित होने के बाद वो सभ्यता आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, वो सभ्यता ख़त्म आपकी एक संग नहीं हुई। मैंने उसका एक टाइम पीरियड बताया था कि 1750 तक, 2350 से 1750 तक लगभग 500-600 साल वो सभ्यता आपकी बहुत ज़्यादा विकसित रूप में हुआ करती थी। ठीक है, अपने चरम पर थी। उसके बाद उस सभ्यता का पतन होने लगेगा। उस सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण मैंने बताए थे। आपको बाढ़ बताया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको बाढ़ आ सकती है, जिससे बहुत सारे शहर जो आपकी नदियों के पास थे वो डूब जाएंगे, वो प्रभावित होंगे। मैंने बताया था नदियाँ अपने जाने का स्थान जो है, अपने बहने की जो मार्ग है उसे बदल लेंगी। उसकी वजह से बहुत से स्थानों पर सूखा पड़ जाएगा। और मैंने बताया था आर्य लोगों का आक्रमण भी होगा, जिसकी वजह से भी ये सभ्यता खत्म होगी। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हमने देखी थी। अब क्या हुआ आपका, अब हम लोग जो वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल का मुख्य साक्ष्य है आपके वेद। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में मतलब जितनी भी चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं इस काल के बारे में, वो आपसे वो मालूम पड़ती हैं ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सारी ही चीज़ें हमें ऋग्वेद के आधार पर मालूम पड़ती हैं। ये सारा इतिहास जो हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल का, वो ऋग्वेद के आधार पर बोलते हैं। और दूसरा है आपका लेटर वैदिक, यानी कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक में जो आपके बाकी 3 वेद थे, टोटल 4 वेद हैं, तो बाकी जो 3 वेद थे वो जो आपके बताते हैं, वो बताते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हम लोग याद रखेंगे वैदिक काल हमारा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1500 बीसी से लेके आपका 600 बीसी तक क्या है, आपका वैदिक काल है। और 1500 बीसी से 600 बीसी में आपका अगर मैं 2 भागों में विभाजित करूं तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक आपका आता है ऋग्वैदिक काल, जबकि 1000 से लेके 600 बीसी तक आता है आपका उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा सिचुएशन समझते जाते हैं और आगे पॉइंट्स जो होंगे वो हम देखते जाएंगे।
अच्छा, ये लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा उस हिसाब से हैं कि आपके वन डे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं कर रहा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको बताऊंगा। मेरा मेन पर्पज़ इन लेक्चर्स में ये है कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, एक बेसिक चीज़ें मालूम पड़ जाएँ, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे डील कर सको। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेसन्स आपके बनाए जा रहे हैं। बहुत डीप वाले लेसन्स भी अगर आपको चाहिए तो वो बहुत डीप हिस्ट्री भी जिसे पढ़नी है वो डीप हिस्ट्री के भी लेक्चर्स ले आऊँगा मैं, लेकिन पहले ये वाली सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद। ठीक है, चलिए। तो अब क्या हुआ आपका वैदिक काल में, जब आपकी हड़प्पा की सभ्यता पतन की तरफ आई 1750 में, हड़प्पा का पतन होना शुरू हुआ, तब जितना भी विकास था, जितना भी डेवलपमेंट था, वो आपका लगभग ख़त्म होने लगा। लगभग ख़त्म होने लगा। क्यों ख़त्म हो गया कि आपका हो सकता है हड़प्पा के लोग आपके कहीं दूसरी जगह ना जा पाए हों, बाढ़ से वो जो लोग जो डेवलप्ड थे, जो आपके स्किल्ड पर्सन्स थे, वो आपके अफेक्टेड हो गए, वो आपके डेथ हो गई। ठीक है, वो आपके मारे गए होंगे। मैंने आपको बताया भी था, मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं मॉन्ड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। तो काफ़ी ज़्यादा मौत हुई होंगी वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं। अब जब वहाँ पे आपका वो सभ्यता ख़त्म हुई तो उसके लगभग 200-250 साल बाद एक अगला जो काल शुरू हुआ वो था आपका वैदिक काल। वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में आप ये देखते हो कि यहाँ से दोबारा जो व्यवस्था शुरू होती है वो आपकी ग्रामीण स्तर पर शुरू होती है। हड़प्पा था आपकी शहरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, जबकि वैदिक काल होगा आपका ग्रामीण। ठीक है, तो ये आपके ग्राम स्तर पर शुरू होगी। वहाँ जो इंसान इतना ज़्यादा विकसित दिखाया था हड़प्पा में कि वो आपका चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था। आपने देखा था कि वो टेराकोटा और ब्रॉन्ज और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था उसने। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि इंसान दोबारा से चरवाहा बन जाएगा। वहाँ इंसान जो आपका पक्की ईंटों के बने मकान में रह रहा था, यहाँ इंसान दोबारा जंगलों में आसपास रहना शुरू करेगा। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये हुआ, वो कुछ नहीं बोल सकते। ये लगभग 250 साल का जो गैप दिखाते हैं, 250 ईयर्स का जो गैप दिखता है आपको हिस्ट्री में, यहाँ के एक्चुअल एविडेंसेस बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। तो उस दौरान आपका क्या हुआ था वो मैं नहीं कह सकता, है ना। बोल सकते हो आपके भैया कोरोना आया होगा, धीमे धीमे कोरोना से ख़त्म हो गए होंगे, या और बीमारियां आई होंगी। तो इस तरीके का पृथ्वी पर होता है, तो उसी तरीके ने पृथ्वी ने अपने बोझ को कम किया होगा और यहाँ पे आपकी ये चीज़ें शुरू हुई होंगी। अब वैदिक काल में क्या होता है कि वैदिक काल में, पहले तो हम वैदिक काल के बारे में कुछ देखते हैं कि वैदिक काल आपका मुख्यतः है ऋग्वेद पर। मतलब जितनी भी चीज़ें हमें ऋग्वेद में लिखी हुई मिलती हैं उनके आधार पर हम वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। तो वैदिक काल में सबसे प्रमुख क्या है आपका ऋग्वेद। तो भाई ऋग्वेद से बहुत बार आपके ये सवाल पूछे गए हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, नया मंडल कौन सा है, पुराना मंडल कौन सा है, किस मंडल में क्या आता है, और ये वो। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे वो याद रखेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, फिर हम लोग आगे इस काल के बारे में समझेंगे। तो ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऋग्वेद जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी वेद आपका किसी एक व्यक्ति ने ना लिखकर बहुत सारे व्यक्तियों ने लिखा था और उसे हमने कंपाइल किया था। कुछ सोर्सेज आपके वेद व्यास देते हैं नाम, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये नाम मेंशन किया है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैंने ये नाम सिर्फ इस वजह से मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज आपके ये बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऋग्वेद किसने लिखा भैया? वेद व्यास जी ने लिखा। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अच्छा, ये मंडल क्या होते हैं? मंडल आप चैप्टर की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, या उसके हिस्से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे, ये 10 मंडल का मतलब ये नहीं है कि पहला चैप्टर पहले लिखा गया, फिर दूसरा चैप्टर लिखा गया, फिर तीसरा चैप्टर लिखा गया, ऐसे नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ऋग्वेद आपका कंपाइल्ड फॉर्म है। कंपाइल्ड फॉर्म मतलब जो उस समय की सारी चीज़ें लिखी हुई मिली, उन्हें हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने उन्हें एक जैसी चीज़ मंडलों में रखी, एक मंडल में, और अलग चीज़ें अलग मंडल में रखी। इस हिसाब से हमने मंडलों में विभाजित किया उसे, और पूरा मिला के हमने उसे बोला ऋग्वेद। तो ये चीज़ समझेंगे कि आपका ऐसा नहीं है कि ये लाइन से लिखे गए हैं, या आपको जहाँ जहाँ वो चीज़ें मिली उस हिसाब से आपने लिखे।
ठीक है। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं कि 10 मंडल हैं, 1028 हाइम्स हैं, या हम लोग ऋचा बोलते हैं हिंदी में, तो 1028 ऋचाएँ हैं। इसमें 10,552 मंत्र हैं, है ना, 10,552 मंत्र हैं इसमें, और 1,53,972 1,53,972 वर्ड्स हैं, इतने इसमें शब्द हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को याद रखेंगे। ये फैक्ट्स आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इस वजह से यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका इतनी चीज़ें ऋग्वेद के बारे में हम याद रखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऋग्वेद लिखा किसने था, वेद व्यास ने तो लिखा था, लेकिन आपने बोला कि ऋग्वेद बहुत सारे लोगों ने लिखा था, फिर हमने उसे कंपाइल किया था, तो एक नाम हम वेद व्यास मान लेते हैं। वैसे सामान्यतः ये बोला जाता है ऋग्वेद आपका आर्यों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऋग्वेद अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया था और ऑप्शन में वेद व्यास ना हो, तो आप बोलोगे ऋग्वेद लिखा गया था आर्यों के द्वारा। ऋग्वेद को जो लिखने का काम किया था वो काम किया था आर्यों के द्वारा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि आर्य जो थे, आर्य आपके आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक है, मैक्स मुलर के द्वारा बोला जाता है कि आपके यूराल पहाड़ियों के दक्षिण में या आपका दक्षिणी रशिया की तरफ से मध्य एशिया होते हुए आपके आर्य भारत आए थे। भारत आएंगे तो वो जो भी चीज़ें होंगी भारत पर लड़ाएंगे, राजाओं को हराएंगे, उसके बाद जो आपका यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो आपकी देखेंगे या जितनी भी चीज़ें आपने इतिहास की लिखेंगे वो सारी आपकी कंपाइल करके हम लोग उसे बोलते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपका लिखा गया था आर्यों के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी जाए कि ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल की, तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल है 2 और 7। जो दूसरा मंडल है और जो 7वां मंडल है वो ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे नए मंडलों में से एक है। ठीक है, मंडल जो पहला है मंडल 1 और मंडल 10 ये आपके सबसे नए मंडल हैं। मतलब नए और पुराने कैसे, कि भाई पहले आपकी कुछ चीज़ें लिखी गई और वो चीज़ें उसके बाद की चीज़ें लिखी गई। ठीक है, अब आप ये कैसे मालूम करोगे कि भाई कौन सी चीज़ पहले लिखी गई, तो यहाँ पे ये मंडलों में कुछ आपके एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस ये होता है कि भैया पहले आप छोटे पैदा होगे, उसके बाद आप बड़े होगे तब स्कूल जाओगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले स्कूल चले गए बाद में पैदा हुए। तो उस तरीके से जो हमने इन मंडलों में डाटा जो है, इन मंडलों में जो जानकारी है उनका अध्ययन किया, उसके बाद हमने इनको बोला कि आपका कौन सा मंडल पहले सबसे पुराना मंडल है और कौन सा सबसे नया है। उस तरीके की चीज़ों से हमें मालूम पड़ता है। अब ऐसा मत बोल देना कि भाई एक का कागज़ पुराना था या उस पर डेट पड़ रही थी उस समय की। डेट तो उस समय कोई नहीं डालता था, है ना, तो ऐसा नहीं है कि डेट उस पर पड़ रही थी या उसके आधार पे कुछ हमने चीज़ें देखी ना कि ये चीज़ें पहले होंगी, ये चीज़ें बाद में होंगी, उस आधार पे हम बोलते हैं कि आपका दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना है और पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है। तीसरे मंडल के बारे में भी हम याद रखेंगे कि आपका जो गायत्री मंत्र है, ये सवाल भी कई बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है। तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। ठीक है, और आपका ये लिखा गया था विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऋग्वेद के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पे हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग वैदिक काल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे जब आपका लोग वहाँ पे एक सभ्यता में रह रहे थे, वो सभ्यता ख़त्म हुई, आर्य लोग जो आक्रमण करेंगे और आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता को ख़त्म करेंगे, तो वो आर्य अपनी सभ्यता शुरू करेंगे, अपना रहना शुरू करेंगे। और जितने भी आर्य थे ये खाना बदोश हुआ करते थे। शुरू में ये सारे हुआ करते थे खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ये होता है नोमैडिक्स। नोमैडिक्स यानी कि आप खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, तो ये आपका खाने की तलाश में यूराल की पहाड़ियों से यूराल की पहाड़ियों से आए और इधर आपका हिंदुकुश होते हुए भारत में एंटर किया, भारत में इन्होंने प्रवेश किया। अच्छा, ये जो आप देख सकते हो कि यार इतनी दूर से ये पैदल कैसे आए होंगे यूराल की पहाड़ियों से। यूराल की पहाड़ी तो आपके रशिया बहुत दूर है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि आर्य पहले तो आपके उधर ही के जंगलों में ही रहते थे रशिया के आसपास, लेकिन बाद में इन लोगों को आपके घोड़े का इस्तेमाल आएगा।
ये सीख जाएंगे कि घोड़े को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये लोग घोड़े का इस्तेमाल करना सीखेंगे तब इनकी जो मोबिलिटी है, जब इनका मूवमेंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो आपकी प्रक्रिया है वो आपकी तेज हो जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये आपका यूराल की पहाड़ियों से होते हुए सब तरफ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि देखिए यूराल की पहाड़ियाँ हैं, तो अब यहाँ पे इन्हें घोड़े का इस्तेमाल आ गया तो ये आपके यहाँ से यूरोप की तरफ चले गए, कुछ आपका मध्य एशिया, ईरान, इराक की तरफ चले गए, कुछ आपका इधर इंडिया की तरफ आ गए हिंदकुश की पहाड़ियों से होते हुए, और कुछ आपका चाइना की तरफ भी गए होंगे, मंगोलिया की तरफ, है ना, और रशिया की तरफ तो ये थे ही कुछ। तो आप देख सकते हो इधर आपका यूरोप हो गया, यूरोप की तरफ गए, इधर सेंट्रल एशिया हो गया, मध्य एशिया की तरफ ये गए, इधर इंडिया हो गया, इंडिया की तरफ गए, और इधर ये चाइना मंगोल के जो ऊपर वाला पोर्शन है उधर गए, और इधर ये रशिया की तरफ गए। एक्चुअली क्या हुआ कि जब इन्हें घोड़े का इस्तेमाल आ गया तो अब ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये आर्य ही थे जो सब जगह गए थे। कि भाई देखो, हम लोग देखते हैं कि हमारी आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा आपकी कई जगह मिलती है, कुछ शब्द हैं जो आपके इधर उधर मैच करते हैं। यूरोप की जो लैंग्वेजेस हैं उधर भी मैच करते हैं कुछ शब्द, और आपके जो इधर हैं मध्य एशिया की और इधर रशिया की, काफ़ी इन लैंग्वेज में काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो आपके एक जैसे हैं। तो उस आधार पे माना जाता है कि भाई जब मुझे कोई भाषा आती है, मैं कहीं जाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, है ना, तो उस आधार पे माना जाता है कि ये लोग आपके सब तरफ फैले होंगे। अब जब ये सब तरफ फैले, हमें इंडिया वाला पार्ट देखना है, तो अब ये इंडिया आए, इंडिया आके इन्होंने क्या किया, इंडिया पे आक्रमण किए। अब यहाँ पे जब ये रहना शुरू हुए तो शुरू में चरवाहे ही रहेंगे, शुरू में ये गाय चराना शुरू करेंगे, शुरू में इनका जो महत्वपूर्ण पशु होगा या कैटल होगा वो आपका गाय होगा। गाय और घोड़ा जो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में उपस्थित नहीं था या उनके इस्तेमाल की कोई मेजर चर्चा नहीं हुई, वो आपका वैदिक काल में एक प्रमुख पशु के रूप में इस्तेमाल होंगे। घोड़े लड़ाइयों में इस्तेमाल होंगे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तेज़ी से जाना, तेज़ी से मारना, तेज़ी से वार करना, तो उसके लिए घोड़ा इस्तेमाल होगा। और जब आप रहना शुरू करोगे तो आपको दूध की ज़रूरत होगी, तो आप गाय को पालोगे। तो जो गाय का महत्व है, गाय का महत्व आपको वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। वैदिक काल में प्रमुख पशु हुआ करता था आपका गाय। इवन मैं आपसे बोलूं कि वैदिक काल में किसी भी इंसान की अगर आप दौलत या शोहरत नापते थे तो वो गाय से नापते थे। ठीक है, आप किसी भी इंसान की वेल्थ को जो मेज़र किया करते थे तो वो आप मेज़र किया करते थे गाय से, काऊ से। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आप एक जंगलों में रह रहे हो, जंगलों में आपने छोटा सा गांव बनाया, गांव बना के रह रहे हो, तो भैया क्या होगा कि जब आपके ये लड़ के आ रहे हैं, दूसरे राजाओं को हरा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपका पॉलिटिकल कंडीशंस डेवलप होना शुरू होंगे वैदिक काल में। वैदिक काल में क्या हुआ कि आपने बोला कि एक हमारा राजा होगा और राजा की जिम्मेदारी होगी पूरे ही गांव को सुरक्षा देना। मतलब सबके अपने अपने काम थे, व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, है ना, और आपके जो लेबरर्स हैं वो अपना लेबर का काम कर रहे हैं या अपने डेली वर्क्स कर रहे हैं, है ना। स्कॉलर्स जो हैं वो आपके पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से काम है, उसी हिसाब से राजा का काम था कि वो आपका सुरक्षा देगा। तो यहाँ राजा का आपका महत्व तो था, लेकिन राजा का मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़। राजा जैसे जहाँ आम जनता रहेगी वहीं पे राजा रहेगा, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो राजा का जो सोशल स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा आपका डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कर दिया गया था कि राजा एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जैसे हम देखते हैं। तो राजा एक नॉर्मल चीज़, जैसे बाकी सब काम कर रहे हैं वैसे राजा काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे राजा हुआ करता था सभी सुरक्षा विभागों का अध्यक्ष, है ना, सभी डिपार्टमेंट्स का हेड हुआ करता था किंग। और राजा को हेल्प करने के लिए, राजा की मदद करने के लिए हुआ करती थी आपकी सभा। सभा जैसे अभी आपकी राज्य सभा होती है कि हर जगह से, हर जो आपके प्रोविंस हैं उन प्रोविंसेस से आप कुछ लोगों को, कुछ आप वरिष्ठ लोगों को लोगे और वो आपका सुझाव देंगे। ठीक है, कैसे आपके राज्य को चलाया जाए या उस तरीके के सुझाव देंगे। तो आपका सभा हुआ करती थी, राज्यसभा के समान आपकी समिति हुआ करती थी लोकसभा के समान। मतलब आप हर क्षेत्र से कुछ लोगों को चुनोगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए, और वहाँ उन चीज़ों से मिल के आपका विचार होगा। तो आप देखते हो ना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो आप देखो लोकतंत्र का ये एग्जाम्पल दिखता है आपको। तो लोकतंत्र कोई अभी नई चीज़ नहीं है,
जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आया। लोकतंत्र एक बहुत पुरानी चीज़ है जो भारत में बहुत पहले से हुआ करती थी। ठीक है, तो सभा और समिति। विधत जो है वो आपकी ओल्डेस्ट मानी जाती है, ओल्डेस्ट असेंबली जो आपकी मानी जाती है उसे हम लोग बोलते थे विधत। राजा की मदद के लिए उग्र और जिव हुआ करते थे। सिपाहियों के जो नाम मिलते हैं वो उग्र और जिव के नाम से मिलते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपके कोई जजमेंट देना है तो आपके प्रश्न विनायक होंगे, प्रश्न विनायक आपकी जजमेंट देंगे किसी भी चीज़ पे। इस तरीके के लोग आपके और भी हुआ करते थे, ये कुछ प्रमुख हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये सारे लोग हुआ करते थे राजा की मदद के लिए। ठीक है, तो राजा का आपका स्टेटस नॉर्मल था, कोई हाई स्टेटस नहीं था, एक नॉर्मल जैसे आपके सभी लोग काम कर रहे हैं वैसे ही, मतलब एक कह सकते हो सामाजिक समानता हुआ करती थी इस समय। सामाजिक समानता थी, सभी लोग समान थे। अब क्या हुआ आपका कि एक विश्वामित्र जी जो थे जिन्होंने आपका ये लिखा है गायत्री मंत्र, विश्वामित्र आपके कुलगुरु हुआ करते थे। एक राजा थे उनके, बाद में क्या था वो राजा जो होंगे वो कुलगुरु बनाएंगे आपके गुरु वशिष्ठ को। जब गुरु वशिष्ठ को आपका कुलगुरु बनाएंगे तो विश्वामित्र जो होंगे उन राजा से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और वो आपके कुछ आर्य और गैर आर्य राजाओं के पास जाएंगे मदद मांगने के लिए, और वो मदद लेके एक पूरी सेना तैयार करेंगे जिसमें आपके 9 राजा एक राजा के खिलाफ लड़ेंगे। एक जो राजा थे वो भरत क्लैन के थे, भरत जनजाति के थे, है ना, उनका जो क्लैन था वो भरत था। उनके खिलाफ 9 राजा लड़ेंगे। 9 में से 5 आर्य राजा थे और 4 गैर आर्य राजा थे। तो वो सब लोग लड़ेंगे और वो सब लोग लड़ने के बाद जो लड़ाई होगी वो लड़ाई आपकी बताई गई है 7वें मंडल में। 7वें मंडल में रावी नदी के किनारे जो 10 राजाओं की लड़ाई हुई उस लड़ाई के बारे में चर्चा दी गई है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि आपका वैदिक काल आपका शुरू ही यहाँ से हुआ, है ना, क्योंकि आपने जैसे ही उन्हें हराया, जैसे ही आपने सिंधु घाटी को ख़त्म किया, उसके बाद आपके यहाँ पे राजाओं के बीच में लड़ाई होगी कुछ दिनों बाद। तो वहाँ पे एक जो भरत जनजाति का राजा था वो 9 अन्य राजाओं से लड़ेगा, और ये समय ऐसा था कि वो अकेला राजा जीत जाएगा। वो अकेला राजा बाकी 9 राजाओं को हरा देगा। बाकी 9 राजा जो मिलकर लड़ रहे थे उन्हें हरा दिया जाएगा। तो क्योंकि वो भरत जनजाति का राजा था जिसने उन बाकी राजाओं को हराया, तो वो क्षेत्र भी उनके उस राजा के अधीन चला जाएगा और अब भारत कहलाने लगेगा आपका भारतवर्ष। पहले तो आर्यव्रत बोलेंगे क्योंकि आर्यों का कब्जा हुआ, इस वजह से आर्यव्रत बोलते हैं। और क्योंकि भरत जनजाति के राजा ने आपका काफ़ी सारा हिस्सा जीत लिया तो वो हिस्सा आपका बोला जाएगा भारतवर्ष। तो अगर पूछा जाए कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप बोलोगे भरत जनजाति के आधार पर। एक ट्राइब है भरत, उस जनजाति उस ट्राइब के आधार पर आपका ये पड़ा। तो आप देख रहे हो कैसे चीज़ें जो हैं वो आपकी चेंज हो रही हैं, कैसे सारी चीज़ें एक कंट्रोल में दोबारा से आ रही हैं। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल कंडीशन में इतना ही होगा। फिर सोशल कंडीशन कुछ देखते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करूँ तो आप पहले ये याद रखेंगे कि भाई फेमस एनिमल जो था वो काऊ और हॉर्स था, है ना, गाय और घोड़ा आपका प्रमुख पशु हुआ करते थे। कुछ अगर फेमस वो बात करूँ एंटरटेनमेंट की, जो हमने उसमें अभी देखा था सिंधु घाटी में, वो आपका चैरेट रेस हुआ करती थी, यानी कि रथ की रेस हुआ करती थी। घोड़े आ गए थे, और आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे महंगा जानवर क्या है? क्या है भाई? घोड़ा है, रेस का घोड़ा है। तो हम लोग याद रखेंगे दुनिया का सबसे महंगा जानवर क्या है? रेस का घोड़ा। घोड़ा एक अलग चीज़ होती है और रेस का घोड़ा टोटली डिफरेंट होता है ना। तो आपका दुनिया का सबसे महंगा जानवर कौन सा है? रेस का घोड़ा। तो रेस का घोड़ा आपका, पहले घोड़े का इस्तेमाल सीख गए हो तो आप चैरेट रेस कर रहे हो, है ना, रथों की रेस कर रहे हो। तो ये फेमस एंटरटेनमेंट हुआ करता था, लोग टाइम पास किया करते थे। उसके बाद आपका प्रमुख नदी की बात करूँ तो सरस्वती। यहाँ सरस्वती से याद रखना सिंधु घाटी की भी, सिंधु घाटी सभ्यता की भी है जो सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे नहीं मिले, वो मिले आपके सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो प्रमुख नदियाँ थीं 2, वो थी आपकी सिंधु नदी, पहली नदी सिंधु और दूसरी नदी सरस्वती। तो ये 2 प्रमुख नदियाँ थीं। ठीक है, और अगर आपके भगवान जी की बात करूँ तो आपके वहाँ पे जो मदर गॉडेस वगैरह हुआ करती थी, शिवलिंग हुआ करते थे। यहाँ पे आपके प्रमुख भगवान जो हैं वो आपके इंद्रदेव हैं। अब मुझे कोई ये बताए कि ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि प्रमुख भगवान इंद्रदेव हैं?
तो भाई हमें ये ऐसे मालूम पड़ता है क्योंकि ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा आपकी चर्चा की गई है अगर किसी के बारे में, तो वो आपके आपके इंद्रदेव हैं। लगभग 200 से ज़्यादा बार जो नाम लिखा गया है ऋग्वेद में वो आपके इंद्रदेव का लिखा गया है। इस वजह से जो प्रमुख भगवान थे इस समय वो कौन थे? इंद्रदेव। आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई आपके चरवाहे हैं, खाना बदोश हैं, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो उन्हें मुख्यतः ज़रूरत किसकी होगी? मुख्यतः ज़रूरत होगी बारिश की। और बारिश का आपका देवता कौन है? बारिश का देवता है इंद्रदेव। भाई जानवरों को ज़िंदा रहना है तो जानवरों के लिए घास चाहिए, जानवरों के लिए पीने के लिए पानी चाहिए। तो पीने के लिए पानी आप नदियों से ले सकते हो, लेकिन घास कब होगी? जब बारिश पड़ेगी, बारिश के बाद धूप पड़ेगी, तब आपकी घास होगी, तब आपके फल होंगे। तो इनकी मुख्य निर्भरता किस पे रहेगी? आपका इंद्रदेव पे। तो प्रमुख भगवान इस समय इंद्रदेव थे। सोशल कंडीशन की बात करूं तो समाज भाई आपका पुरुष प्रधान था। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन समझना कि जब वहाँ पे आपकी सारी ही चीज़ें मैनेज्ड थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो समाज आपका स्त्री प्रधान था। एक बेसिक नेचर भी होता है कि विमेंस आर मोर इंटेंस, और यू कैन से विमेंस आर मोर गुड इन मैनेजमेंट रादर देन मैन। तो आदमियों से ज़्यादा औरतें जो होती हैं वो मैनेजमेंट में कुशल होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन ताकत में आदमी अच्छा होता है, ताकत में सामान्यतः पुरुष जो है वो महिलाओं से अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि यहाँ समाज जो था वो पुरुष प्रधान हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो लड़ाई वगैरह लड़ रही हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, तो भैया ताकत चाहिए, तो ताकत चाहिए तो आदमी का वो होगा, महत्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ से समाज जो होगा वो पुरुष प्रधान की तरफ हो गया। समाज 4 वर्गों में हमेशा डिवाइडेड था। जैसे आपका पहले डिवाइड था हड़प्पा सभ्यता में, वैसे ही 4 वर्गों में यहाँ पे भी समाज विभाजित था। ये नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका किसी भी वर्ग को उच्च वर्ग निम्न वर्ग बोला गया था। 4 वर्गों में विभाजित था अपने अपने कार्य के अनुसार, लेकिन सभी वर्ग जो थे वो एक समान हुआ करते थे। जीवन को 4 भागों में बांट दिया था। जो आपकी लाइफ है, लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला आपका ब्रह्मचार्य आश्रम, के पैदा होगे और 25 साल तक जो रहोगे आप ब्रह्मचार्य का पालन करोगे, तो ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, 25 से आप वो 50 तक की उम्र में आप गृहस्थ आश्रम का पालन करोगे, घर में रहोगे, सांसारिक चीज़ें पे वो रहोगे। उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ मतलब जंगलों की तरफ जाओगे अगले 25 साल, 50 से लेके 75 तक, और फिर आप संन्यास करोगे, है ना। 75 से लेके आगे 100 साल या जब तक भी आप जिंदा रहो तो आपका संन्यास आश्रम चलेगा। तो आप देख रहे हो जो आपका जो वो है जीवन, उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। और कह सकते हो कि लगभग आपका 75 साल, 25 ये हो गए, 25 ये हो गए और 25 आपके ये हो गए, है ना, 25 से इससे ज़्यादा, तो लगभग 75 साल तो भैया आप जंगल में ही रहते थे, सांसारिक चीज़ों से दूर रहते थे, ठीक है। तो कोई नहीं, उस समय कंडीशंस ऐसी थी, और सही थी गलत थी उस पर हम जजमेंट नहीं करेंगे, है ना, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका जीवन आपका विभाजित था। यहाँ पे आपका जो मुख्य धन हुआ करता था, वेल्थ हुआ करती थी, वो गाय थी। गाय का महत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे आपका खेती पे निर्भरता बहुत कम थी। मैं आपको बार बार बोलूँगा कि जो आर्य थे या वैदिक काल के भी जो लोग थे वो आपके खाना बदोश टाइप के थे, खाना बदोश टाइप के थे, मतलब वो आपके पूरी तरीके से खाना बदोश भी नहीं थे और पूरी तरीके से सभ्य भी नहीं थे। एक साथ रहेंगे, एक जगह रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर नहीं रहेंगे। कृषि पर निर्भर नहीं रहेंगे तो दूसरी चीज़ जहाँ से खाना मिल सकता है वो है आपके पशु। इस वजह से यहाँ पे आपका, क्योंकि गाय से रेगुलर दूध वगैरह या जो मिलता होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलती है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि गौ हत्या की चर्चा यहाँ पर नहीं है। ऋग्वेद में गौ हत्या से संबंधित आपकी चीज़ें नहीं मिलती। गाय को पशु धन के रूप में जाना जाता था, लेकिन गौ हत्या नहीं थी, ठीक है। तो गौ हत्या के बारे में हमें यहाँ से कोई चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। तो मुख्यतः लोग जो थे आपके ब्राह्मणों को दान में देना है तो आपके गाय दिया करते थे। इस पर जितनी गाय हुआ करती थी वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था, उतना ज़्यादा कुशल माना जाता था। उस तरीके की चीज़ें आपकी यहाँ हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, उसके बाद आपका सामान्यतः ये आपका टाइम चलता रहा। उसके बाद आपके अन्य वेद लिखे गए, और अन्य वेद लिखे गए जो आपका लेटर वैदिक काल में आता है। अब ये मत बोलना कि भाई इसका पतन कैसे हुआ,
तो भाई इसका पतन कुछ भी नहीं हुआ, इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगी, तो आगे वाले वेदों में आएंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे।